संजय राज गुप्ता RVS पॉलिटेक्निक बिशपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं फाइनल ईयर सिविल यानी कि 6 सेमेस्टर को डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट 6 बीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आधा मैंने कल पढ़ा दिया था, जो हाफ रह गया उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, यूनिट 6 बीम का जो पोर्शन कल रह गया था उसके आगे की क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। इसकी मैंने PDF भी भेज दी है और YouTube पे भी भेज दिया था, उसमें देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अर्थात L=H1/2। पुनः वेव की न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या R मिनिमम =√I मिनिमम A, I मिनिमम A एरिया। ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। =√BTQ × W/12/BTW। TW इज वेव, थिकनेस ऑफ वेव। B होता है तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज होता है, F होता तो फ्लेंज होता है, W है तो वेव है, WB =TW/2√3। अतः वेव का तन्यता अनुपात L/R मिनिमम H1/2/T/H1√3 इसी तन्यता अनुपात के आधार पर तालिका से अनुयेग संपीड़न प्रतिबल τAC का मान ज्ञात कर लिया जाता है तथा स्तंभ की सामर्थ्य P τAC × B × TW ज्ञात कर ली जाती है। स्तंभ की सामर्थ्य बिंदु भार अथवा आलम प्रतिक्रिया से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात W अथवा R <τAC कैपिटल B × TW। TW वेव की थिकनेस है, यहाँ TW वेव की मोटाई, थिकनेस ऑफ वेव। कैपिटल B धारण प्लेट की लंबाई प्लस आवरण प्लेट की मोटाई प्लस 45 डिग्री है, 45 डिग्री। वितरण कोण पर उदासीन अक्ष तक आने वाली अतिरिक्त लंबाई H1 जल भराव के मध्य वेव की शुद्ध गहराई, अर्थात H1 कैपिटल D - 2H2 ब्रैकेट क्लोज। H2 फ्लेंज एवं वेव के साथ संधि स्थल पर वक्राकार जड़ भराव के निचले तंतु से फ्लेंज के ऊपरी सिरे तक की दूरी। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की, ये देखिए चित्र में देखिए आप, ये B, ये D, ये B B + D/2, ये यहाँ तक, ये देखिए ये 45 एंगल पे ये है, यहाँ तक 45 एंगल, ये B + D कैपिटल B ये इसकी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, ये हो गया आपके देखिए 45 डिग्री एंगल, ये 45 पे है, ये B है स्मॉल b, ये आपके यहाँ से यहाँ तक, ये H2, ये देख लीजिए H1 H2 मोटाई इसकी, ये देखिए सब। ये पूरा चित्र से क्लियर है, चित्र मैंने समझा दिया, फिर भी नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं। अब बीम बीम देख लीजिए, ये दो प्रकार की प्रयोग की जाती है। धन्य जो पार्श्विक आबद्ध हो, धन्य जो पार्श्विक आबद्ध ना हो। पार्श्विक आबद्ध धन्यों का अभिकल्पन निम्न चरणों में किया जाता है। लोड्स LOAD लोड्स और बीम्स। धरन पर दो प्रकार के भार आते हैं, अचल भार और चल भार। अचल भार और चल भार। अचल भारों में धरन का स्वयं का भार यानी डेड लोड्स और लाइव लोड, डेड लोड और लाइव। अचल भारों में धरन का स्वयं का भार, स्लैब का भार तथा फ्लोर का आता है, इन तीनों का भार आता है। तथा अचल भारों में अस्थायी भार आते हैं। धरन पर अपने स्वयं के भार के अतिरिक्त सभी भार अध्यारोपित कहलाते हैं। धरन का अनुमानित भार निम्न सूत्र से ज्ञात कर लिया जाता है। धरन का स्वयं का भार = अध्यारोपित भार × प्रभावी पार्ट / 300।
धरन का स्वयं का भार इजिकल टू अध्यारोपित भार इंटू अध्यारोपित भार इंटू प्रभावी भार अपॉन 300, अथवा इसे निम्न प्रकार प्रतिशत के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। 3 मीटर पार्ट तक अध्यारोपित का 1.5%, 3 से 6 मीटर पार्ट तक अध्यारोपित भार का 2.0%, 6 मीटर पार्ट से अधिक पर अध्यारोपित भार का 3.5%। सेकंड, इफेक्टिव स्पान, धरन की प्रभावी विस्तृति आलंबों पर धारकों के केंद्र से केंद्र की दूरी के बराबर ली जाती है। अतः प्रभावी विस्तृति इक्वल टू शुद्ध विस्तृति प्लस धारण लंबाई L इक्वल टू कैपिटल L प्लस P। अब ये फॉर्मूला बन गया, स्मॉल l इक्वल कैपिटल L प्लस B। बेंडिंग मोमेंट, दिए गए भारों के अनुसार अधिकतम बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिया जाता है। विभिन्न भारों के बंकन आघूर्ण के मान तालिका में दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, धरन खंड के लिए आवश्यक आकृति मापांक का मान नगण्य आघूर्ण को अनुयोग बंकन प्रतिबल से भाग देकर ज्ञात कर लेते हैं। Z इजिकल टू कैपिटल M अपॉन टाउ VC अथवा टाउ BT। फिफ्थ पॉइंट, रिक्वायर्ड डेप्थ, धरन खंड विक्षेप में सुरक्षित हो इसके लिए धरन का चयन करने से पहले आवश्यक गहराई ज्ञात कर ली जाती है। विभिन्न स्थितियों में धरनों के अधिकतम विक्षेप को अनुयोग विक्षेप के बराबर रखकर आवश्यक गहराई ज्ञात कर ली जाती है। तालिका में खंड की गहराई प्रभावी लंबाई का अनुपात दिया गया है। इसके आधार पर ज्ञात गहराई की धरन विक्षेप में सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट आप पैराग्राफ चिन्ह, धरन की आवश्यक गहराई शुद्ध लंबित धरन पर संवितरित भार होने पर अधिकतम होती है। 1 मीटर पार्ट के लिए 1000 अपॉन 17.9 इक्वल टू 55.8 मीटर मोटाई आवश्यक होती है। अन्य प्रकार की धरनें प्रायः कम गहराई के होने पर भी सुरक्षित रहती हैं। अतः बिना आवश्यक गहराई ज्ञात किए ही केवल आकृति मापांक के लिए खंड का चयन किया जा सकता है। नंबर 6, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। स्टील टेबल से आवश्यक आकृति मापांक और गहराई के बराबर या थोड़े अधिक मान का खंड लेते हैं। यह ध्यान रहे, यदि चुने गए खंड का Z आवश्यक Z से अधिक हो तो चुने हुए खंड की गहराई आवश्यक गहराई से कम होने पर भी खंड विक्षेप में सुरक्षित हो जाता है। नंबर 7, चेक्स। खंड चुनने के बाद खंड की बंकन अपरूपण तथा विक्षेप में सुरक्षा के लिए जांच की जाती है। चेक फॉर बेंडिंग। यदि चुने गए खंड का भार धरन के अनुमानित भार से अधिक हो तो धरन का वास्तविक भार अध्यारोपित भार में जोड़कर वास्तविक नमन आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं तथा कर्तन बल की भी गणना कर ली जाती है। पैराग्राफ चिन्ह, अब वास्तविक नमन आघूर्ण में खंड की आकृतिक मापांक का भाग देकर वास्तविक बंकन प्रतिबल की गणना करते हैं। यह 165 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। टाउ CB अथवा टाउ BT इजिकल टू m/2 स्मॉल देन 165 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, यानी टाउ BT इजिकल टू m/2
स्मॉल देन 165 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब देखिए चेक इन शेयर। चेक इन शेयर में वास्तविक अपरूपण प्रतिबल निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। वास्तविक अपरूपण प्रतिबल निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। वो क्या देख लीजिए। अपरूपण प्रतिबल टाउ वी इजिकल टू कैपिटल V अपॉन D इंटू TW, ये लेस देन 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसका मान अनुयक अपरूपण प्रतिबल 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन तालिका में दिए गए अधिकतम विक्षेप गुणांकों के अनुसार वास्तविक अधिकतम विक्षेप की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। टाउ इक्वल टू K इंटू WL³ अपॉन EI। इसका मान अनुयोग विक्षेप 8 अपॉन 325 ब्रैकेट स्टार शुद्ध लंबित एवं आबद्ध धर्मों के लिए तथा 2 इंटू पार्ट अपॉन 325 प्रास धरण के लिए मतलब से कम नहीं होना चाहिए। बिल्ट अप बीम BUILT अप बीम PEAMS जब धरण पर अधिक भार आ रहा हो तथा उसका पार्ट भी अधिक हो तब आवश्यक आकृति मापांक का खंड उपलब्ध ना हो अथवा किसी उपलब्ध खंड का प्रयोग करना अनिवार्य हो तब आई खंड का आकृति मापांक बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों फ्लैंजों पर एक एक आवरण प्लेट रिवेट द्वारा अथवा बेल्ट द्वारा जोड़ दी जाती है, जिससे आई खंड का आकृति मापांक बढ़ जाता है। फिर स्टॉप। इस खंड को ही संगठित कहते हैं। संगठित खंड के लिए फ्लेंज के साथ चैनल खंड भी जोड़ा जा सकते हैं और अधिक बड़े खंड के लिए 2 आई खंड आवरण प्लेट जोड़कर संगठित खंड बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्ट अप सेक्शन। संगठित खंडों का निर्माण जब रिवेट लगाकर किया जाता है तब धरण फ्लेंज और तनन फ्लेंज पर लगी आवरण प्लेट में छेद करने पड़ते हैं, जिससे तनन फ्लेंज का निवल क्षेत्रफल घट जाता है। परंतु संपीड़न फ्लेंज में छिद्रों की कटौती का कोई प्रभाव नहीं होता है। तनन फ्लेंज में रिवेट क्षेत्र कटौती के कारण संगठित खंड उपकेंद्रित हो जाता है, अर्थात इसकी एक्स एक्सिस अक्ष ठीक मध्य में न होकर कुछ संपीड़न फ्लेंज की ओर खिसक जाती है। इस प्रकार अक्ष की स्थिति तथा उस पर जड़ दागों ज्ञात करते हैं। इस बार समस्या हो जाती है, ऐसी स्थिति में शुद्ध गणना करनी चाहिए, नहीं होता, अतः लगभग गणना द्वारा संगठित खंड का विश्लेषण निम्न विधि से करते हैं। किसी संगठित खंड के गुण हम निम्न पदों में ज्ञात किए जाते हैं। नंबर 1, क्रॉस मोमेंट ऑफ इंडिया, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको लिख लीजिए, इनर्शिया INERTIA। संगठित खंड का कुल जड़ दागों बिना रिवेट छेद कटौती के आई खंड के साथ एक्स अक्ष पर ज्ञात कर लिया जाता है, इसे आई कहते हैं। आई ये खंड है, ये देखिए एंगल, ये गजेट प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक बी, ये वाई एक्सिस कटा है, ये एक्सिस, ये फ्लेंज आ गया आपका, वेव हो गया, वेव से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ए वेव, लंबा वाला, और ये वाला पोर्शन फ्लेंज कहलाता है। दोनों फ्लेंज से वेव जुड़ा हुआ है, एक्सिस है, वाई एक्सिस कटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल बी, यहाँ से ये देखा फ्लेंज का, ये कैपिटल डी, ये थिकनेस टी, ये T1, ये T, दोनों की अलग अलग है। अब आपका ये चित्र से आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाने आ रहा हूँ नेट मोमेंट इनर्शिया, नेट मोमेंट
ऑफ इनर्शिया। सर्वप्रथम x अतः